हे गाइस, कैसे हैं आप लोग सभी। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो नाउ कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ मैकियावेली, विच जो कुछ छूट गया था हम उसमें कवर करेंगे। और ये नेक्स्ट वीडियो है बेसिकली मैकियावेली का सेकंड पार्ट। इसमें कुछ हम मेथोडोलॉजी, इनकी कुछ बुक्स जो प्रिंस हैं और डिस्कोर्सेज ऑन लेवी है उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे और इनका क्रिटिकल इवैल्यूएशन और पॉजिटिव्स देखेंगे। और काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। और कोशिश करेंगे कि हम अब से रेगुलर रहें। और स्टार्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो हमने प्रीवियस में एक जस्ट ले लेते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था। तो बेसिकली हमने ये देखा था कि जो मैकियावेली हैं वो बेसिकली अपने इटली को लेकर बहुत कंसर्न्ड हैं। वो चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर इमर्ज होकर आना चाहिए और जो कि यूनिफाई कर सके इटली को। और जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनको रेक्टिफाई कर सकें। जैसे कि जो चर्च है वो अपनी पावर डोमिनेट कर रहा है, साथ में जो छोटे छोटे सिटी स्टेट्स हुए वेनिस, मिलान और फ्लोरेंस, जिससे जो कि छोटे छोटे सिटी स्टेट्स हैं वो भी अपनी सिक्योरिटी के लिए कंसर्न्ड हैं। जो साइमल्टेनियसली वहाँ पे जो बड़े एम्पायर्स हुए वो भी मर्ज हो रहे हैं, जैसे कि जर्मनी और फ्रांस और स्पेन और रोमन एम्पायर। तो बेसिकली ये बड़े बड़े जो एम्पायर्स हैं वो मर्ज हो रहे हैं और जिसकी वजह से एक थ्रेट और सोवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन इटली के ऊपर आ रहा है। और जिसकी वजह से मैकियावेली चाह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर इमर्ज हो जिससे कि जो यूनिफाई हो सके इटली और वो अपनी जो वास्तविकता है, जो अपनी अस्तित्व है बेसिकली वो बचा पाए। सो अब हम इस कंटिन्यू करते हैं कि मैकियावेली की मेथोडोलॉजी क्या है। वो कहते हैं सबसे पहले कि ह्यूमन नेचर जो है वो सेल्फिश है, इगोइस्टिक है, सेल्फ सेंटर्ड है थ्रू आउट टाइम एंड स्पेस। और सेकंड बात वो ये कहते हैं कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक मोरालिटी। प्राइवेट मोरालिटी में बेसिकली ये होता है कि आप नॉन वायलेंट रहते हो, पंचुअल रहते हो, डिसिप्लिन रहते हो और ट्रूथफुलनेस को फॉलो करते हो और रिलीजियस होते हो और मतलब ऑल गुड थिंग्स यू आर डूइंग द योर प्राइवेट इन मोरालिटी, जो कि हर एक इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ये वर्च्यूज़ को इन मोरालिटी को फॉलो करते होंगे। बट मैकियावेली का ये मानना है कि इसमें डिफरेंस है। पब्लिक मोरालिटी, हाँ, प्राइवेट तो इंडिविजुअल के लिए हो गई और पब्लिक मोरालिटी जो है वो किंग के लिए हो गई, प्रिंस के लिए हो गई। वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ इसमें अप्लाई नहीं होता। बेसिकली जो पब्लिक मोरालिटी है वो जो किंग है वो बेसिकली सिक्योरिटी के पर्पज़ से स्टेट को चला रहा है, जिसमें कि वो ये चीज़ें फॉलो नहीं कर सकता। और अगर वो चीज़ फॉलो करने लगा तो फिर तो उसकी जो पावर है उसको चेक होने लग जाएगा, वो अपनी पावर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट मोरालिटी एंड पब्लिक मोरालिटी। जो पब्लिक मोरालिटी है उसमें स्टेट्स क्राफ्ट आता है। जो लीडर्स होते हैं बेसिकली वो किस तरीके से अपनी स्टेट्स क्राफ्ट दिखाते हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्चुअल सर्कमस्टेंसेस आएंगे जिसमें कि जो वो इवॉल्व करेंगे अपने डिसीजंस को एंड फॉर द सेक ऑफ लार्जर हैप्पीनेस एंड गुड। तो इस बिना पे इस बेसिस के ऊपर हम लोग देखते हैं कि जो प्राइवेट है और पब्लिक है वो दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है। पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिल नहीं सकते जस्ट बिकॉज कि वो किंग हैं। वो बेसिकली अपने लोगों को उनकी सिक्योरिटी को प्रिजर्व करने के लिए, उनकी सोवर्निटी को प्रिजर्व करने के लिए, लैंड बाउंड्री को प्रिजर्व करने के लिए झूठ भी बोलना पड़ेगा। तो वही सब कुछ स्टेट्स क्राफ्ट्समैनशिप दिखानी पड़ेगी, उसको थोड़ी चालाकी दिखानी पड़ेगी।
तो इस वजह से ये दोनों डिफरेंट हैं टर्म्स। मैकियावेली एज अ रियलिस्ट हैं, बिल्कुल सही बात है। ये जो रियलिस्ट इन्होंने दिखाया है, जो ये बोलते हैं कि जो सिटी स्टेट्स हैं उसमें प्रॉब्लम हो रखी है, वो एनार्की हो रखी है वहाँ पे बिल्कुल, और बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। वो चाहते हैं कि जो फ्लोरेंस है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आर्मी होनी चाहिए थी, जिससे कि जो वेनिस है और बाकी दूसरे जो सिटी स्टेट्स हैं उसके कंपैरेटिव में बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। और साथ में वो ये भी चाह रहे हैं कि यूनिफिकेशन होनी चाहिए इटली की। तो बेसिकली ये एज अ रियलिस्ट हैं, जो कि हम इंटरनेशनल अफेयर्स में भी देखते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पावर हुआ, एनार्की हुई, ये सब टर्मिनोलॉजीज़ हम इंटरनेशनल रिलेशंस में देखते हैं। तो एज सिमिलरली मैकियावेली एज अ रियलिस्ट है। हिस्टोरिकल मेथड में बेसिकली हम देखते हैं इनको इसमें बेसिकली ये है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो हमेशा हिस्ट्री रिपीट होती है। और जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो ह्यूमन नेचर है वो बेसिकली विकेड है, सेल्फिश है, इगोइस्टिक है, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड है। तो यही बेसिकली हिस्टोरिकल मेथड है कि जो पीपल हैं वहाँ के सेल्फिश होते हैं, एंड दे ऑल अबाउट थिंकिंग ऑल देयर थिंग। तो ये हमेशा जो इंडिविजुअल होता है वो क्राई फॉर प्रेजेंट करता रहता है, हमेशा रोता रहता है आज के बारे में, और हमेशा ग्लोरीफाई करता है कि पास कितना अच्छा था यार, छोटे बच्चे थे तो कितना मज़ा आता था, अब इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है। तो ये ह्यूमन नेचर है, इंडिविजुअल नेचर है, ये हमेशा चेंज ही नहीं होता है, सेम सिमिलरली सेम ही रहता है हमेशा से। सेकंड थॉट आता है प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट। प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बेसिकली आपको ये पता होगा कि हमने डिस्कस किया था कि मैकियावेली एक डिप्लोमेट थे, वो बहुत सारी जगह में घूमे थे। सो वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में गए थे, जैसे कि फ्रांस में गए थे वो, तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा एज अ डिप्लोमेट। तो वो वैल्यूएबल लेसन्स देना चाहते थे किंग को, जिससे कि यूनिफाई हो सके इटली। और बेसिकली वो एक आइडियल स्टेट नहीं बनाना चाहते थे, जैसे कि एथेंस में जो प्लेटो था वो बनाना चाहता था फिलोसोफर, किंग को नहीं बिठाना चाहते थे, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रूल नहीं लेकर जाना चाहते थे। तो बेसिकली वो क्या चाहते थे कि प्रिजर्वेशन होनी चाहिए, स्टेबिलिटी आनी चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग लीडर इमर्ज होना चाहिए। तो ये बेसिकली उनका एक विज़न था अपने इटली को लेकर, जिसमें कि वो काफ़ी जद्दोजहद करते हुए दिख रहे थे हमें, ठीक है। सो प्रिंस उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक लिखी थी 1513 से 1515 के बीच में, जो कि एक बहुत फेमस फ़िलासफ़िकल बुक है, जिसमें कि 26 चैप्टर्स आते हैं। और ये बुक उन्होंने डेडिकेट की थी लोरेंज़ो डी मेडिसी को। और जो कि बेसिकली अपनी इस बुक में बताते हैं कि ये अपनी प्रिवेलिंग कंडीशंस को इसमें दिखाते हैं कि वो किस तरीके से कंसर्न्ड है अपने इटली को लेकर, और जो सिचुएशंस है वहाँ पे इतनी वर्स है, और ये सारे कंसर्न वहाँ पे वो लिखते हैं इसमें। और वो बताते हैं कि इस बुक में इट इज़ नॉट अ जैसे कोई पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है वो लिख दी है हमने, कोई एकेडमिक ट्रीटाइज है वो लिख दी है, इट इज़ अ रियल पॉलिटिक। ये रियल पॉलिटिक्स है जो है बेसिकली, ये पावर गेम है बेसिकली। और यही सब कुछ वो लिखते हैं। और इसमें एक चीज़ वो बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं, जो कि इफ़ यू ट्राई टू फाइंड गुडनेस इन एवरी प्रोफेशन then you are bound to self destruction। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप हर जगह जब भी किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो आप गुडनेस ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है बेसिकली। तो ये रियल पॉलिटिक्स से ही बिल्कुल इमर्ज हुआ एक फ्रेज़ है, जो कि मैकियावेली देखते हैं, और इस चीज़ को वो बयां कर रहे हैं अपनी इस रियल पॉलिटिक में। और जो बेसिकली मैकियावेली हैं वो मोर इंटरेस्टेड हैं व्हाट इज़ में, ना कि व्हाट ऑट टू बी में। जो बेसिकली हमने देखा था कि प्लेटो में वो ऐसा यूटोपियन सिटी स्टेट बनाना चाहता था कि यार ऐसी प्रॉब्लम्स दोबारा इमर्ज ना हो, जाके पीपल जो हैं वो सेल्फ सेंटर्ड ना हो, सेल्फिश ना हो, और भी ऐसी प्रॉब्लम जो है वो स्ट्रॉन्ग सिटी स्टेट
मतलब जो छोटे छोटे सिटी स्टेट्स हैं उसमें एथेंस का एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। बट जो मैकियावेली है उसमें वो व्हाट इज़ के ऊपर फोकस करता है, ना कि व्हाट ऑट टू बी की क्या होना चाहिए। ठीक है, तो और वो प्रिंस को ये बिल्कुल पूरा अंडरस्टैंड करवाना चाहता है कि रियल वर्ल्ड ऐसा ही है। ऐसा नहीं होगा कि भाई ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, या अगर आप स्ट्रॉन्ग स्टेट बना दोगे तो आगे ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं इमर्ज होके आएंगी। वो सिर्फ यही दिखाना चाहता है कि यही रियल वर्ल्ड है और ऐसे ही आगे होगा और ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है और ये ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो बेसिकली वो ये अपने रूलर को, अपने किंग को, जो द प्रिंस में वो बोल रहा है, वो ये सिचुएशंस को उनको दिखाता है। वर्चू एंड पावर में बेसिकली वो बताते हैं कि जो सोसाइटी है वो डिग्रेडेड हो चुकी है और करप्ट हो चुकी है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस, जस्ट बिकॉज इगोइस्टिक नेचर ऑफ मैन। और उसमें ये बताते हैं कि एडवाइस करते हैं प्रिंस को, जो अपने किंग को, वो ये कहते हैं कि आपको जो लॉज हैं वो इस तरीके से बनाने चाहिए जिससे कि कॉमन लिबर्टीज़ को प्रमोट किया जा सके, जो कि अच्छे वर्च्यूज़, सिविक वर्च्यूज़ जो हैं वो इनकलकेट किए जा सकें सिटीजन्स में, जिससे कि जो स्टेट है वो एक अच्छा सिटीजन्स को इमर्ज कर सके, और जिससे कि जो सवर्निटी है उस स्टेट की वो मजबूत हो सके। नेशनलिज्म की फीलिंग होनी चाहिए जो कि नहीं थी यूनिफिकेशन ऑफ इटली के टाइम पे, जो कि वो फील कर रहे थे। गोल शुड बी ऑनर्स, ग्लोरी एंड फेम से भरपूर होना चाहिए। उन्होंने ये सपना देखा था कि जो यूनिफिकेशन होगा वो इटली का, वो इस तरीके से होगा, जो किंग आएगा यूनिफिकेशन के लिए उसमें जो वो जो सिविक ड्यूटीज़ जो इनकलकेट करेंगे सिटीजन्स के लिए, वो इतनी अच्छी तरीके से होंगी कि बाद में जो सिटीजन्स होंगे उसमें वो सब आएगा कि ऑनर भी होगा, ग्लोरी भी होगी, फेम भी होगा। तो ये बेसिकली उस तरीके का एक रूप देखना चाहते थे वो अपने स्टेट के बारे में। डेवलप वर्च्यू ऑफ फंक्शनल एक्सीलेंस। तो फंक्शनल एक्सीलेंस का यहाँ पे मतलब है कि कुछ एक ट्रेट्स बताए थे मैकियावेली ने, जिससे कि जो पावर है वो कंसोलिडेट हो सके, जो स्टेट है वो इमर्ज हो सके एज अ पावरफुल नेशन में। जो कि जो ट्रेट्स हैं वो बेसिकली क्या है, रूथलेसनेस, कनिंगनेस, डिसाइडफुलनेस, बोल्डनेस, श्रूडनेस, ये कुछ ट्रेट्स हैं जो कि किंग को फॉलो करने चाहिए, जिससे कि जो फंक्शनल एक्सीलेंस है, जो एक एक्चुअली ये वर्चू है फंक्शनल एक्सीलेंस, जिससे कि कंसोलिडेशन ऑफ पावर, जो कि जो नेशन है उस एक इमर्ज हो सके वो एक पावरफुल नेशन में। और जो पावरफुल नेशन होगा वो एक प्रिंस होगा, वो इमर्ज करेगा, और उसमें फिर ताकि और दूसरे कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे ना ही आंख दिखा सके, ना ही उनके ऊपर अटैक कर सकें। जस्ट बिकॉज क्यों ना अटैक कर सके, क्योंकि जो ट्रेड्स उसने प्रिंस को बताए हैं, रूथलेसनेस, कनिंगनेस, डिसाइडफुलनेस, बोल्डनेस, श्रूडनेस, ये सारी ट्रेड्स को यूज़ करते हुए वो अपने जो पावर है वो कंसोलिडेट कर सके उसको, और एक स्ट्रॉन्ग नेशन को बना सके। The same argument is supported by this statement. At last, we have seen this. A political efficacy requires cruelty and violence of lion and cunningness of fox. बेसिकली पॉलिटिकल एफिकेसी यानी कि जब पॉलिटिक्स को आप चला रहे हो, पॉलिटिक्स को आप इन रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिस कर रहे हो, इट इज़ जस्ट प्रिंस के बारे में कहा जा रहा है, तो आपको क्रुएल्टी भी चाहिए, वॉलेंस भी चाहिए, और कनिंगनेस और फॉक्स भी चाहिए। जब आप रियल वर्ल्ड से डील कर रहे हो, जो बाकी आप स्टेट से डील कर रहे हो, उसमें आपको सब कुछ चाहिए होगा। क्रुएल्टी भी चाहिए होगी, जब आप कि कोई ऑर्डर को नहीं मान रहा होगा तो आपको वहाँ पे क्रूअल भी होना पड़ेगा। वॉलेंस का भी सहारा लेना पड़ेगा। पता चला कि आपका वॉर हो गई और आप एक अच्छे रूलर के उसमें चल रहे हो कि यार नहीं, मुझे किसी को मारना नहीं पड़ेगा, पर अगर आपका जो स्टेट है वो कैप्चर हो गया फिर तो वॉलेंस का भी सहारा लेना पड़ेगा, जस्ट लाइक एज लॉयन।
और कनिंगनेस ऑफ फॉक्स, तो आपको चालाकी भी दिखानी पड़ेगी दूसरे स्टेट्स को गिराने के रूप में कुछ, तो उस तरीके से आपको कनिंगनेस ऑफ फॉक्स भी दिखाना पड़ेगा। तो बेसिकली इसमें कुछ एडवाइस किया हुआ, एडवाइस द प्रिंस टू मेक इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ फोर्स। उसने कहा है कि एक अच्छी तरीके से देखभाल करके ही फोर्स का इस्तेमाल करिए, जिससे कि पता चले कि अगर आपने ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया तो पब्लिक ही उल्टा आपके ऊपर हावी होके गवर्नमेंट ना गिरा दे, या जो अभी स्टेट है वो ही कोलैप्स ना हो जाए, पता चला रूलर ही फिर बाद में भाग गया वहाँ से। तो उसने कहा है कि इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ फोर्स को इस्तेमाल करना चाहिए प्रिंस को। और मैं केवल ही बोलते हैं कि क्रिमिनल वर्च्यू व्हेन एंड हाउ टू बी क्रूअल। तो यही बताया गया है कि इसमें भी आप हमेशा भी क्रूअल नहीं रह सकते। क्रूअल हो गए तो एक्सेसिव पीपल जो हैं वो फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, और जो पता चला कि भाई वो इस्तेमाल करने लगे क्योंकि वो ज़्यादा हैं और आप अपनी अथॉरिटी रिजीम से ज़्यादा पावर को एक्सरसाइज करेंगे, तो वो उल्टा भी पड़ सकता है। तो व्हेन एंड हाउ टू बी क्रूअल, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कब करना है। वायलेंस एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट शुडंट बी रिपीटेड टू ऑफन। सेम जैसे कि ऊपर कहा कि वायलेंस को भी ज़्यादा देर तक मतलब अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि ज़्यादा करना चाहिए ना ही कम, जिससे कि आपकी जो अथॉरिटी है वो मेंटेन रह सके, और जो स्टेट है उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली प्रिजर्व रह सकें। जैसे कि स्टेट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, पॉपुलेशन होती है, टेरिटरी होती है, ठीक है, सोवर्निटी होती है, तो ये कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो प्रिजर्व रह सकें स्टेट के लिए। प्रिंस शुड एम टू बी फीचर्ड देन लव्ड, फियर्ड देन लव्ड। बिल्कुल सही बात है कि अगर ज़्यादा लगाव वाला प्रिंस होगा तो वो दूसरे स्टेट के उसमें आकर किसी दिन पिस जाएगा और अटैक कर देंगे। वो तो कभी हाथ ही नहीं उठाता जैसे कि, तो बेसिकली वो अटैक कर दिया जाएगा और वो कभी फिर लड़ नहीं पाएगा, तो वो कैप्चर कर लिया जाएगा। तो हमेशा किंग को है वो अपना फियर दिखाना भी ज़रूरी है, जिससे कि एक रेड आई बोलते हैं ना कि आँख दिखानी चाहिए किसी को। तो इतना लव्ड वन भी नहीं बनना चाहिए और इतना वॉलेंस का भी, तो बिल्कुल देख के बैलेंस ऑफ पावर वाली बात है कि बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो मास ओबीडियंस कैन बी काउंटेड अनटिल दोज नीड्स टू हैव बीन फुलफिल्ड। तो इसमें ये बेसिकली मास ओबीडियंस बोला जा रहा है कि जब तक आप मासेस की नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हो तब तक उनमें ओबीडियंस बनी रहेगी। रूलर पॉलिटिकल पावर एंड कम्युनिकेशन स्किल टू ट्रांसमिट हिज विजन। जो रूलर है बेसिकली उसको अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर इतनी अच्छी तरीके से कमांड होनी चाहिए, जैसे कि जो भी वो बोले उसी तरीके से वो जनता मानने के लिए तैयार हो जाए और उसी को एक विजन के रूप में वो दिखाए, और हम ये अचीव करेंगे और जनता में जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो इमर्ज हो जाए कि भाई हाँ हम बिल्कुल करेंगे। अब जैसे कि इसमें एक एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि हम रिसेंटली में 2070 में नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन को अचीव करेंगे, और पूरे वर्ल्ड मतलब पूरे इंडिया में ये बेसिकली फीलिंग इमर्ज हो जाए कि हाँ यस हम करेंगे करेंगे बिल्कुल करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये सेम ही उस तरीके से कि कम्युनिकेशन स्किल एक इस तरीके से हो जिससे कि जो आपका जो विज़न है वो ट्रांसमिट हो और रूलर की बात मान ली जाए। अब हम बात करते हैं ड्यूअलिटी ऑफ मोरालिटी के बारे में। तो इसमें हमने ये देखना है कि रूलर जो है वो रेशनैलिटी को बिहेव करना चाहिए। रेशनैलिटी बेसिकली उसको रियल टाइम पे बिहेव करना चाहिए, यानी कि जो हमने प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस किया था ना, तो वही है ये बेसिकली रेशनली जो दिमाग लगा के बिहेव करना चाहिए उसको। इंडिविजुअल स्फीयर में अलग, पॉलिटिकल स्फीयर में अलग। तो रैशनली दिमाग लगा के क्या सिचुएशन है, अभी वॉलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लव्ड बन सकते हैं, कनिंगनेस कर सकते हैं यहाँ पे, या श्रूडनेस दिखा सकते हैं। तो ये बेसिकली उसको डिसाइड करना है कि कब कैसे
रैशनली बिहेव वो करे, और हेल्ड सुपीरियर पोजीशन इन सोशल स्ट्रक्चर। वो क्यों बिहेव करेगा रैशनली? क्यों? जस्ट बिकॉज वो रूलर है। यस, जस्ट बिकॉज को जो सोशल स्ट्रक्चर है रैशनैलिटी के बिहाफ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्या डिसीजन लेगा। और जस्ट बिकॉज कि वो रैशनल है ऐसा नहीं है, जस्ट बिकॉज कि उसकी पोजीशन सोशल स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर है, इस वजह से उसको रैशनल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। रूलर नीड्स नॉट अडहेयर कन्वेंशनल मोरालिटी। जस्ट बिकॉज इसमें ये लिखा हुआ है कि जो कन्वेंशनल मोरालिटी है उसको फॉलो नहीं करना है, जस्ट बिकॉज कि हमने देखा था कि इंडिविजुअल जो मोरालिटी है उस बिना पे रूलर नहीं चलेगा, उसके बिल्कुल उलट उसको चलना पड़ेगा। जैसे कि हमने फर्स्ट में लिखा है कि बिहेव रैशनली उसको डिसाइड करना पड़ेगा, तो कैशनल कन्वेंशनल मोरालिटी को कैसे फॉलो कर सकता है? मेंटेनेंस ऑफ पावर वाज प्राइम गोल। जस्ट बिकॉज कि भाई हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अगर वो रैशनल बिहेव नहीं करेगा, सोशल स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर है और कन्वेंशनल मोरालिटी को फॉलो नहीं कर पा रहा है, नहीं करेगा, तभी तो उसकी पावर बचेगी। और अगर उसकी पावर वो रैशनल बिहेव ना करे, कन्वेंशनल मोरालिटी को वो अपना ले, तो क्या उसकी पावर बच पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो उसी वजह से उसको कन्वेंशनल मोरालिटी को छोड़कर रैशनल बिहेव करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी पावर है वो मेंटेन रह सके और उसका जो रूल है वो आगे बरकरार रह सके। उसको श्रूडनेस और कनिंगनेस दिखानी पड़ेगी, उसको अपना स्ट्रॉन्ग रूल अपना स्टेट के ऊपर दिखाना पड़ेगा, वॉयलेंस उसे इस्तेमाल करनी पड़ेगी, उसको कनिंगनेस दिखानी पड़ेगी। और यही सब चीज़ें हैं जो ट्रेड्स हैं उसको फॉलो करने पड़ेंगे जस्ट टू मेंटेन इट्स पावर। ठीक है, और यही उसका फॉरमोस्ट गोल भी होता है। रूलर प्राइवेट एंड पब्लिक मोरालिटी डिफरेंट, सेम ही है जो हमने बोला था। पब्लिक मोरालिटी बेसिकली ये है कि सर्वाइवल और वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए हमेशा रूलर को काम करना होता है, तो वो उस चीज़ के लिए हमेशा इंडिविजुअल मोरालिटी का सहारा नहीं ले सकता, वो ट्रूथ नहीं बोल सकता, वो उसको वायलेंस भी करनी पड़ेगी, वो झूठ भी बोलेगा, वो वॉयलेंस का इस्तेमाल भी करेगा, वो श्रूडनेस भी दिखाएगा, कनिंगनेस भी दिखाएगा, अपनी रैशनैलिटी के बेसिस के ऊपर भी डिसीजन करेगा। अगर वो सब रैशनैलिटी नहीं दिखाएगा या अगर इंडिविजुअल ट्रेट्स के ऊपर ही डिसाइड करने लग गया तो बस उसकी तो फिर पावर गई। तो बेसिकली यही है कि इंडिविजुअल मोरालिटी डिफरेंट है पब्लिक मोरालिटी से, जस्ट बिकॉज कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, सेम बिल्कुल आप इसमें रिलेट कर सकते हो। अशोका ने धम्मा रिलीजन को, बुद्धिज़्म को अपना लिया था, और बेसिकली उसने ये धम्म को इस्टेब्लिश किया था जस्ट टू प्रोपोगेट पीस। तो उसमें पीस, इसमें एक लेसन और भी है यहाँ पे कि वो खुद नहीं, वो उसने सिटीजन्स को अच्छा बनाने के लिए ये धम्मा प्रोपोगेट करना शुरू किया था, जिससे कि जो पीपल हैं वहाँ के उसमें जो थोड़ा सा करप्ट प्रैक्टिसेस आ गई थी वहाँ पर, और जस्ट वजह से कि उसको रूल करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, और इस वजह से उसने प्रोपोगेट करने का सोचा कि एक्चुअली बात ये ना कि अशोका ने जब सारा एम्पायर तो उसके अंडर में था ही, वो बहुत बड़ा एम्पायर उसने कॉन्कर कर लिया था। तब तक वो पहले भी तो कर सकता था, बट उसने बाद में किया और धम्मा उन्होंने इस्टेब्लिश किया, और उसके बाद फिर जो वो ये चाहता था कि लोग पीसफुल रहें और सिविक वर्च्यूज़ जो हैं वो उनको प्रोपोगेट करना चाहता था, लोगों में उनको इनकलकेट करवाना चाहता था, वो उनकी अच्छी हैबिट्स चाहता था कि जिससे कि जो एम्पायर है वो यूनिफाइड रहे, नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज रहे, और हमेशा जो एम्पायर है वो फलता फूलता रहे, कोई प्रॉब्लम उसमें ना आए। अब आगे आते हैं फॉर्चूना में ये है फॉर्चूना बेसिकली एक चेंज है, बेसिकली ये इट्स लाइक कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस हो रहा है, और ये बेसिकली एक प्रिंस के लिए चैलेंज होता है हमेशा एक फॉर्चूना, जिस चूँकि एक चेंज है, वो बेसिकली एक आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, मे बी इट्स गॉड और
ठीक है। तो ये बेसिकली चेंज होता है, तो ये एनिमी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर हो जाता है। अब मान लो एक किंग हो आया, तो उसके लिए कुछ भी चेंज हुआ तो बेसिकली उसके लिए तो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा ना वो। तो हिंड्रेंस ऐसे क्रिएट करेगा जैसे कि मान लो कुछ भी जैसे होता है। तो इसमें बेसिकली मैं बताऊंगा इसमें एनिमी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर होगा, स्टेबिलिटी कोलैप्स कर जाएगी, थ्रेट टू स्टेट होगा, ह्यूमन माइजरी हो जाएगी। ठीक है, कैन बी ओवरकम थ्रू वर्च्यू एंड विजडम। जिस बंदे के पास वर्च्यू होगा, विजडम होगा, उस वो वही बंदा इस जो स्टेट को है वो संभाल सकता है। वो जो रैशनल होगा वही स्टेट को संभाल सकता है। जो उस ट्रेड्स को फॉलो करेगा वही उस बंदे इसको स्टेट को संभाल सकता है। तो और वो जो मैकियावेली है वो इस फॉर्चून को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, वो ये एनालॉजी एक डिस्क्राइब करता है एक आर्म्स ऑफ अदर्स और वॉलेंट रिवर। आर्म्स ऑफ अदर्स में बेसिकली वो ये कहता है कि जो हेल्प होती है बगल वाले स्टेट से आपको मिलिट्री प्रोवाइड कर दी जाएगी या फिर हेल्प कर दी बेसिकली। तो हेल्प में बेसिकली कुछ भी हो सकता है, वो गॉड की जैसी हेल्प हो जाती है ना कि भाई दोस्त मिल गए आप। तो आर्म्स ऑफ अदर्स में यही है कि जो बाहर वाला जो दोस्त है आपका, जो जस्ट बिल्कुल जो जिसका बॉर्डर आपसे शेयर हो रहा है स्टेट से, उसने आपकी आर्मी में मदद कर दी, अलायंस बना लिया, कुछ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में मदद कर दिया, स्टार्टअप्स में मदद कर दिया, या फिर और भी वो दूसरी चीज़ें हैं, ट्रेड में मदद कर दिया। तो इट्स एन आउटसाइड इन्फ्लुएंस जो है वो आपका साथ में बॉर्डर शेयर हो रहा है, तो इस वजह से एक हेल्प हो गई है। तो इट्स हम क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे ना कि एक चांस मिल गया, बेसिकली एक गॉड्स हेल्प हो गई है। तो ये एनालॉजी है, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस चीज़ को। और दूसरा है एक वॉलेंट रिवर। वॉलेंट रिवर में क्या है कि बेसिकली एक वॉलेंट रिवर है। वॉलेंट रिवर बेसिकली क्या करती है, वॉलेंट रिवर सब कुछ तहस नहस कर देती है, सब कुछ उजाड़ देती है। बिल्कुल एक सिचुएशन बिल्कुल बहुत वर्स हो जाती है, उसमें डिवास्टेशन, सब कुछ कोलैप्स कर जाता है वहाँ पे। तो वही चीज़ें कि यहाँ पे एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं मैकियावेली, जो कि समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या फॉर्चून आपके लिए बिल्कुल ऐसा चेंज जो होगा वो आपका बिल्कुल ऐसा, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसमें। क्या कुछ भी उसमें नहीं हो सकता कि जो आप अपनी पावर को बचा सकें। जो चेंज होगा वो इतना क्या डिवास्टेटिंग हो जाएगा जिससे कि आप बिल्कुल अपनी जो पावर होगी वो खो देंगे, जो स्टेट है वो कोलैप्स कर जाएगा, माइजरी आ जाएगी एकदम, बिल्कुल सिचुएशन बिल्कुल उलट हो जाएगी। तो यही फॉर्चून हमें डिस्क्राइब करते हैं मैकियावेली। और वो ये बोलते भी हैं कि इसमें जो फॉर्चूना है वो ऐसा नहीं कि चेंज है और वो बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा सब कुछ। ये बिल्कुल आपके हाथ में है और आप इसको रोक सकते हैं बिल्कुल। और रोक कैसे सकते हैं, जिसके अंदर विजडम होगा, जिसके अंदर वर्च्यू होगा, जिसके अंदर कनिंगनेस होगी, शार्पनेस होगी, श्रूडनेस होगी, वो चेंज को ओवरकम कर जाएगा। और वही ट्रेड्स जो है वो प्रिंस में होंगे, वही स्टेट को संभाल सकता है, वही उसकी टेरिटरी को प्रिजर्व कर सकता है, सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकता है। ठीक है। अब आते हैं रिलीजन के ऊपर। रिलीजन में बेसिकली मैकियावेली बोलते हैं कि रिलीजन को आप बेसिकली आप यूटिलिटेरियन अप्रोच के बेसिस पे देखना चाहिए आपको। आप इसमें इस्तेमाल कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, आप उसको रिलीजन को इस्तेमाल करो, बट खुद फॉलो ना करो। क्योंकि इस वजह से बोलता है मैकियावेली यहाँ पे, क्योंकि जो चर्च का जो रोल था वो बहुत ही नेगेटिव था वहाँ पे। जो पीपल थे वो बेसिकली नहीं मर्ज होने देना चाह रहे थे चर्च वाले, कि भाई यूनिफाई हो इटली। और वो एक डार्क एजेस की तरीके से देख रहे थे वहाँ पे कि कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सब हैप्पी हैं यहाँ पे। अब हम अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं उसको चलाते रहेंगे। तो बेसिकली कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही थी चर्च के उसमें। तो एक बहुत नेगेटिव एक आउटलुक था
मैकियावेली का चर्च के लिए, तो बेसिकली वो देख रहे थे कि रिलीजन अगर होगा तो बेसिकली उस तब प्रोग्रेस बिल्कुल भी नहीं हो सकती स्टेट में, और एक नेगेटिव आउटलुक रखा जाएगा बिल्कुल एकदम स्टेट में, और वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो वो इस चीज़ को हटाने के लिए वो कह रहे थे कि जो रिलीजन है वो जितना भी आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको लोगों को अपने फेवर में करने के लिए वो करो, और आप खुद रिलीजियस मत बनो। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स होते हैं ना हमारे सामने कि भाई खुद अगर वो बंदा उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा, बट वो दिखा इस तरीके से रहा है कि भाई हाँ मैं बहुत चीज़ मानता हूँ इस चीज़ के लिए, जस्ट बिकॉज कि मैसिव पॉपुलेशन है वो उसको फॉलो कर रही है, तो वो दिखा इस वजह से रहा है कि भाई हाँ मेरे मेरे साथ रहो, आप मेरे से अलग मत जाओ, मेरी ही आपको सुननी पड़ेगी। और मैं एक आपके देखो कितना रिलेट करता हूँ आपको इसको फॉलो करते हुए। तो वो यही दिखाना चाह रहे हैं कि मैकियावेली यही बोलना चाह रहे हैं कि आप खुद रिलीजियस मत बनो, बट आपको शोकेस इस तरीके से करना है कि भाई आप उनके जैसे ही हो। तो यही है कि प्रोपोगेट रिलीजन बट डोंट बिकम रिलीजियस, इनकलकेट सिविक वर्च्यूज़। जब आप रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करोगे तो रिलीजियस प्रैक्टिस क्या सिखाती हैं? रिलीजियस प्रैक्टिस यही तो सिखाती हैं कि आपको नॉन वायलेंस रहना है, ट्रूथफुलनेस रहना है, ऑनेस्ट रहना है, ठीक है, ट्रस्ट वर्दी रहना है। तो ये सिविक वर्च्यूज़ जब आप उनको दिखाओगे कि भाई हाँ मैं भी रिलीजियस हो रहा हूँ, बट आप अंदर से नहीं हो, क्यों? क्योंकि आपको उनको सपोर्ट चाहिए, आप उनको दिखावे के लिए जा रहे हो और उसको फॉलो कर रहे हो, जस्ट टू इनकलकेट सिविक वर्च्यूज़ इन दोज पीपल। अब आते हैं डिस्कोर्सेज ऑफ लेवी पे। डिस्कोर्सेज ऑफ लेवी एक बुक है उनकी। तो बेसिकली इसका जो सार है वो ये दिखाते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़े तो मोनार्की को अपनाओ, जब भी ज़रूरत पड़े तो रिपब्लिकन को अपनाओ, बट किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ओलिगार्की को मत अपनाओ, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस है, और वो आपको फ्यू जो टैलेंटेड पीपल्स होंगे, वो आपके जो बिल्कुल ठीक नीचे होंगे, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि इस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए। मतलब किंग को वो बोल रहा है मैकियावेली। तो ओलिगार्की में बेसिकली कुछ टैलेंटेड लोग होंगे जो आपको सलाह दे रहे होंगे कि आपको इस तरीके से करना होगा, बट कुछ ही टाइम में वो आपको ओवरथ्रो भी कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने टैलेंटेड हैं, आपकी जगह ले सकते हैं। तो वो ये चाह रहा है कि ओलिगार्की कभी भी बेस्ट नहीं हो सकती, कभी भी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ओलिगार्की इज़ नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यहाँ पे वो ये दिखाना चाह रहे हैं, इसमें ही आपको पता चलेगा कि वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, और वो ये बोलते हैं कि मोनार्की या रिपब्लिक में से रिपब्लिकन अच्छा है, ठीक है। और डेमोक्रेसी को भी वो बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मासेस हैं वो फिकल माइंडेड हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, इगोइस्टिक हैं, और वो आपकी बात जब नहीं मानेंगे तो स्टेट कोलैप्स कर जाएगा, आपकी पावर कोलैप्स कर जाएगी। तो वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी भी एक पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे। करप्ट नीड्स आयरन हैंड टू डिसिप्लिन। बिल्कुल सही बात है। अगर वहाँ पे जो अगर आप श्रूडनेस और कनिंगनेस, वॉलेंस और स्मार्टनेस नहीं दिखाओगे, तो अगर करप्ट प्रैक्टिसेस चलती रही तो स्टेट्स कोलैप्स करेगा, और आपको अगर प्रैक्टिसेस पता चली तो आपको बहुत डिसिप्लिन्ड और आयरन हैंड यूज़ करना पड़ेगा लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए। रिपब्लिक रिक्वायर्स इनकलकेट सिविक वर्च्यूज़। रिपब्लिक जब भी आपको लेके आना है, तो रिपब्लिक का क्या मतलब है? रिपब्लिक का मतलब है कि इनकलकेट सिविक वर्च्यूज़। कैसे? ये ऐसे होगा कि ह्यूमन कीप सेल्फ इंटरेस्ट प्रायर टू पब्लिक इंटरेस्ट। अगर ह्यूमन सेल्फ इंटरेस्ट को पहले रखेगा पब्लिक इंटरेस्ट से, तो रिपब्लिक को फॉर्म जो गवर्नमेंट है वो दिक्कत देगी, वो नहीं पूरी हो पाएगी, और जो सिविक वर्च्यूज़ हैं वो इनकलकेट नहीं हो पाएंगे, जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि उसने सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो प्रायर रखे हैं पब्लिक इंटरेस्ट से। पब्लिक इंटरेस्ट क्या दिखाते हैं कि आपको
अपनी मॉरल ड्यूटीज़ पूरी करनी चाहिए, आपको हारमोनी में रहना चाहिए, आपको पीस मेंटेन रखनी चाहिए। बट सेल्फ इंटरेस्ट क्या कह रहा है, आपको इगोइस्ट करनी चाहिए, आपको सेल्फ सेंटर्ड होना चाहिए, आपको सिर्फ अपनी प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो तो रिपब्लिक फॉर्म भी इनकलकेट नहीं कर पाएगी सिविक वर्च्यूज़ को, और लोगों को जो डिवास्टेशन है, जो डिग्रेडेशन है सोसाइटी का, वो हो जाएगा। ठीक है। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है? रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है फ्रीडम ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल टायरनी। ये बेसिकली यहाँ पे प्रमोट करते हैं कि जो एक्सटर्नल थ्रेट है वो नहीं होगा रिपब्लिकन फॉर्म में, इंटरनल टायरनी नहीं आएगी। जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रीडम दी जाएगी। कैसी फ्रीडम? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया जाएगा, आप बोल सकते हो, अपनी राय रख सकते हो। और यहाँ पे बोला गया है कि पीपल हाईली स्पिरिटेड पार्टिसिपेशन एंड डेलिब्रेशन एंड वर्क पब्लिक कॉज। रिपब्लिकन फॉर्म में क्या होगा कि जो हाईली स्पिरिटेड पीपल होंगे वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, डेलिब्रेशन होगा, डिस्कशन होगा, एंड वर्क पब्लिक, जो पीपल के जो कॉजेस होंगे उनके लिए वर्क किया जाएगा। तो ये रिपब्लिकन फॉर्म गवर्नमेंट होगी। इसी वजह से ये सबसे बेस्ट होगी, डेमोक्रेसी से भी अच्छी होगी, ओलिगार्की से भी अच्छी होगी। फ्यूडल सोसाइटी डोमिनेटेड बाय द चर्च इज़ वीक, जो कि फ्यूडल सोसाइटी होगी वो वीक होगी, जो कि डोमिनेट करी जाएगी चर्च के द्वारा। क्यों वीक होगी? जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा, कोई डिस्कशन नहीं होगा, कोई डिबेट नहीं होगा, कोई पब्लिक कॉज के लिए वर्क नहीं होगा, कोई डेलिब्रेशन नहीं होगा, हाईली स्पिरिटेड पीपल नहीं होंगे जो कि वो पार्टिसिपेट करेंगे उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ह्यूमन नेचर कैसा होगा जब रिपब्लिकन फॉर्म होगी? तो वो कांस्टेंट होता है। बेसिकली हम लोग सभी जानते होंगे कि वो इगोइस्टिक होता है, पर वो कांस्टेंट होता है। बट एक ही किंग होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा ह्यूमन नेचर में। बट स्टेट के सर्वाइवल में क्या चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी चाहिए, मल्टीपल पीपल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि किस में मिलेगा? रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिलेगा। और उसमें क्या होगा? सजेशन इमर्ज आएंगे, ज़्यादा लोग होंगे तो मल्टीपल पीपल होंगे तो सजेशंस इमर्ज होंगे, और सजेशंस आएंगे तो बेटर जजमेंट होगी, बेटर जजमेंट होगी तो बेटर रूल होगा, बेटर रूल होगा तो बेटर गवर्नेंस होगी। अब बेसिकली हम लास्ट पार्ट में पहुंच गए हैं। तो इसमें है क्रिटिकल इवैल्यूएशन। क्रिटिकल इवैल्यूएशन में बेसिकली काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया है यहाँ पे मैकियावेली को, जिसमें कि पहले है स्किनर। स्किनर बोलते हैं फंडामेंटल इनकंसिस्टेंट है। फंडा वो क्यों बोलते हैं फंडामेंटल इनकंसिस्टेंट? वो इस वजह से बोलते हैं फंडामेंटल इनकंसिस्टेंट जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। मैकियावेली ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने जो बात बोली है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे उस बात को। क्या है वो बात? प्रिंस जो ट्रेडिशंस हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि क्या, वो श्रूडनेस को, वॉलेंस को, कनिंगनेस को। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो ये भी बोलते हैं कि लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। अब दोनों बात में कॉन्ट्रडिक्शन है, तभी स्किनर कहते हैं कि ही इज़ फंडामेंटल इनकंसिस्टेंट। स्ट्रॉस बोलते हैं इज़ अ टीचर ऑफ इविल। बिल्कुल सही बात है, जब आप वायलेंस का इस्तेमाल करोगे, जब आप क्रूअल हो जाओगे एकदम बिल्कुल, तब आप टीचर ऑफ एविल बन जाओगे। सबाइन है वो एमोरल बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, मॉरल होगे तो बिल्कुल आप सही सही बातें करोगे। बट आप इमोरल है जस्ट बिकॉज कि आप अपनी पावर को प्रिजर्व करने के लिए, आप अपनी जो अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने के लिए आप इमोरल हो रहे हो। आप किसी को भी गर्दन उड़ा दे रहे हो, वायलेंस का सहारा ले रहे हो, तो इमोरल तो हो ही हो आप। हाउ अ प्रिंस, इसमें सबसे बड़ा एक फंडामेंटल क्वेश्चन आता है जो कि ये है कि किंग जो प्रिंस है वुड यूज़ हिज पॉलिटिकल पावर फॉर पब्लिक पावर, नॉट फॉर हिज पर्सनल इंटरेस्ट। कि क्या ऐसी मजबूरी है या क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि जो किंग है वो कुछ डेवलपमेंट करे ही ना, वो खुद सेल्फ अपने इंटरेस्ट को ही प्रिजर्व करे? इसकी क्या गारंटी है कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगा? क्या पता वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम ही ना करे। क्या वो खुद ही सेल्फ एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ से सेल्फ प्रमोशन में ही काम करे? तो ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है कि वो कुछ ऐसा करे ही ना जो सेल्फ इंटरेस्ट उसके सिर्फ फुलफ़िल होते रहें। पता चला जनता ऐसी बैठी रही है और वो अपने ही पर्सनल गेन के लिए काम करता रहे। इसकी क्या गारंटी है कि वो इतना अच्छा रहेगा? पॉजिटिव्स हैं जो मैकियावेली में जो हमने देखा है यहाँ पे, ही इज़ अ मॉडर्न थिंकर, ही इज़ अ प्रोपोनेंट ऑफ सेक्युलर रेलम ऑफ पॉलिटिक्स।
जो कि एक न्यूट्रल नेचर का एक स्टेट को होना चाहिए, कि वो किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो ना करता हुआ हो, रूलर बेसिकली। और वो मॉडर्न थिंकर हैं, जैसे कि हमने देखा था कि 14th सेंचुरी में जब ये आ रहे थे तो वो जो मिडीवल एजेस है वो ख़त्म हो रही थी, वो मॉडर्न एरा में शुरुआत हो रही थी। तो मॉडर्न थिंकर हैं और प्रोपोनेंट ऑफ सेक्युलर रेल्म ऑफ पॉलिटिक्स। कोई भी धर्म को वो सिक्योर नहीं कर रहे थे, प्रिजर्व नहीं कर रहे थे, जस्ट बिकॉज टू गेन द मास सपोर्ट। सिर्फ लोगों का सहमति लेने के लिए, वो सिर्फ दिखावा देने के लिए कि भाई हम मैं भी आपकी तरीके से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट मैं इंटरनली नहीं हूँ, बस जस्ट टू गेन योर मास सपोर्ट। प्रोपोनेंट ऑफ लिबरलिज्म, वैल्यू प्लूरलिज्म के भी सपोर्टर हैं। वो लिबरलिज्म में आपने देखा है, जस्ट बिकॉज कि जो अपनी डिस्कोर्सेज ऑफ लेवी हैं वो किस तरीके से लिबर्टी ऑफ थॉट को प्रोपोगेट करते हैं। वैल्यू ऑफ प्लूरलिज्म की बात करते हैं कि एक से ज़्यादा लोग अगर होंगे तो सजेशंस ज़्यादा आएंगे, लोगों की जो सजेशन ज़्यादा आएंगे तो पॉलिटी जो भी है वो अच्छी तरीके से चल पाएगी, रूल जो है वो अच्छी तरीके से चल पाएगा। वैल्यू ऑफ प्लूरलिज्म, आइडियाज़ ऑफ रियलिज्म, पावर पॉलिटिक्स, एनार्की वेरी मच रिलेट्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस। बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में भी देखा था और ये एंड स्टेटमेंट भी है। एनार्की होती है कई बार इंटरनेशनल अरीना में, पावर पॉलिटिक्स होती है सेल्फ गेन के लिए, रियलिस्ट होते हैं, बिल्कुल रियलिज्म के फंडामेंटल्स होते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। वन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ सिविल लिबर रिपब्लिकनिज्म, इंस्पायरिंग थ्योरीज लाइक बोधा और हॉब्स। तो इनको इंस्पायर किया हुआ है अपनी थ्योरीज देखकर, हीगल, मोंटेस्क्यू, हॉब्स, बोधा। ठीक है, तो ये बेसिकली इनके बारे में पॉजिटिव हैं। होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, और इफ़ यू डू हैव एनी सजेशंस प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।